हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टीचिंग मेथड्स है वो आगे के करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 10 मेथड्स किए थे। आज हम उससे आगे के मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ये ओसबर्न ने दिया था। ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक by which efforts are made to find a conclusion for specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its members। तो इसमें क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे देता है, एक प्रॉब्लम बताता है या क्वेश्चन बताएगा या कोई टॉपिक बताएगा एंड बच्चों को बोलेगा, उनको इनकरेज करेगा कि आप जो है इस टॉपिक के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए एंड अपने जो आइडियाज़ है, जो आपके ओपिनियंस है वो आप सब जो है बताइए विदाउट एनी हेजिटेशन। तो सभी बच्चे जो है उसके बारे में सोचते हैं एंड सब अपने अपने जो आइडियाज़ है, अपने अपने ओपिनियंस जो है वो टीचर को बताते हैं, शेयर करते हैं। तो टीचर जो है इससे बहुत सारे आइडियाज़ जो है एक टाइम पे हमारे पास आ जाते हैं। टीचर सभी आइडियाज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिखता है एंड उनमें से जो बेस्ट आइडिया है उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो है इस तरह से ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता है। तो इससे आपके पास एक प्रॉब्लम की बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे जो है अलग अलग सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता चलेगी, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चलेंगे, अलग अलग ओपिनियंस पता चलेंगे, अलग अलग आइडियाज़ पता चलेंगे। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो है क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत सारे सॉल्यूशंस पता चलते हैं। सो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर होता है। उसके बाद है आपका एनालिसिस मेथड, विश्लेषण विधि। एनालिसिस मेथड के अंदर क्या होता है? एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक और सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन ऑर्डर टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन उसको समझते हैं। क्योंकि आप जो है एज अ होल उसको कम्प्लीटली टॉपिक को नहीं समझ सकते, तो आप उसको छोटे छोटे चंक्स में, पार्ट्स में तोड़ के समझते हो। तो ये एनालिसिस होता है। आपने बुक्स में भी देखा होगा कि जो यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं, जो सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड होते हैं एंड आप भी कोई चैप्टर करते हैं, इनफैक्ट उसको भी आप चंक्स में तोड़ के अलग अलग डिवाइड करके उसको आप करते हो ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ पाए। तो ये एनालिसिस मेथड में हम करते हैं। हम जब किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के समझेंगे तो हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, अच्छे से हमें वो समझ में आता है। जो सिंथेसिस मेथड है ये जस्ट एनालिसिस मेथड के अपोजिट है। सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीसेस इनटू अ होल। तो इसमें क्या होता है ना कि आप उन सभी को जो अलग अलग चंक्स में आपने तोड़े थे उन सबको जोड़ के, मतलब सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ के एक स्टोरी बना लेते हो, एक माइंड मैप बना लेते हैं आप, उससे आप समझते हैं, यानी कंबाइन कर देते हैं सभी पार्ट्स को। यानी आपने जो है, जैसे कि आपने एक बुक है उसमें बहुत सारी यूनिट्स थी, आपने पहले सभी यूनिट्स जो है सभी यूनिट्स में डिवाइड थी, यानी कि चंक्स में डिवाइडेड थी, आपने वो ऐसे समझी, यूनिट 1 यूनिट 2 आपने ऐसे समझा या चैप्टर्स समझे आपने। उसके बाद आपने एज अ होल उन सभी को जो है रिलेट कर दिया, उन सभी को लिंक कर दिया, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो इससे आपने एक अपना उस पर एक कॉन्सेप्ट मैप बना लिया कि इस तरह से जो है ये लिंक हो गए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, आपके माइंड में अच्छे से वो चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो सिंथेसिस इज अबाउट कंसाइजली समराइजिंग एंड लिंकिंग डिफरेंट सोर्सेज इन ऑर्डर टू रिव्यू द लिटरेचर ऑन अ टॉपिक, मेक रिकमेंडेशंस एंड कनेक्ट योर प्रैक्टिस टू द रिसर्च। तो देखिए एनालिसिस है, इसमें क्या है कि एक टॉपिक को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर गए, उसके बाद समझेंगे। एंड वही सिंथेसिस में क्या है, जो अलग अलग पार्ट्स है उसको एक जो है उस सबको जोड़ के, उनको कंबाइन करके हम उसको समझ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रोल प्ले मेथड। ये जो है एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। स्टूडेंट टेक एन असाइंड गोल्स एंड act according to those goals through a scripted play. Role play can be carried out one-to-one or as a group role play with each member in the group taking on character role. तो इसमें क्या है, टीचर जो है सभी, जैसे कि आपने बुक्स में भी देखा होगा, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर की जो बुक होती है उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, रोल्स होते हैं। तो टीचर क्या करेगा, उसको असाइन कर देता है बच्चों को कि आप ये वाला
कैरेक्टर प्ले करेंगे, आप ये वाला रोल प्ले करेंगे। तो इससे बच्चे जो है जब ऐसे रोल प्ले के माध्यम से उस चैप्टर को समझते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाती है, एंड एक एक्सपीरियंस भी मिलता है उनको कि वो कैसे उसमें उस कैरेक्टर में कैसे एक्ट करेंगे। ये तो एक क्लास में चैप्टर समझाने की बात रही। अलग से भी टीचर जो है रोल प्ले करवाता है, रोल प्ले मेथड के माध्यम से बच्चों को समझाता है। तो इसमें जो है एक इट इज़ सेम्बलेंस टू अ रियल लाइफ सिचुएशन, एक रियल लाइफ सिचुएशन की ही झलक मिलती है कि बच्चे बिल्कुल ऐसे एक्ट करते हैं जैसे एक्चुअल में वो जो है उसी कैरेक्टर में प्ले कर रहे हैं। इमीडिएट इसमें फीडबैक मिलता है कि बच्चों ने किसने कैसा रोल प्ले किया, तो टीचर जो है उनको इमीडिएटली फीडबैक देता है। इसका एग्जाम्पल हो गया इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए। आपने देखा होगा कि लोग जो है रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक इंटरव्यूअर बना हुआ है, एक कैंडिडेट बना हुआ है, तो वो रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में अलग बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वैसे हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमें ये अगेन इस पे टाइम वेस्ट करना चाहिए। आप पिछली वीडियो में तो ये कर ही चुके हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। Programmed instruction is a method of individualized instruction where each individual learner learn by himself at his own rate। ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर कोई भी जो नया सब्जेक्ट है या कॉन्सेप्ट है उसको वो जो है स्टेप बाय स्टेप करेगा बच्चा। एक स्टेप के बाद उसको फीडबैक मिलेगा, टीचर भी फीडबैक दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें टीचर हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें टीचर अनअवेलेबल हो, टीचर ना हो, एक कंप्यूटर है उसमें प्रोग्राम सेट कर दिया गया है एंड वहाँ जो है बच्चे को फीडबैक मिल रहा है। तो बच्चे को हर एक स्टेप के बाद एक फीडबैक मिलता है, बच्चा टेस्ट देता है, अपनी देखता है कि उसको कितना समझ में आया है बाय आंसरिंग द एग्जामिनेशन, जो कि उससे पूछे गए हैं टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए, इमीडिएटली बच्चों को इसमें फीडबैक मिलता है। तो यानी कि इसमें क्या है, बेसिकली एक तरीके से नए सब्जेक्ट को हम जो है प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट को एक ग्रेडेड सीक्वेंस में of controlled steps। तो programmed learning consists of elements of new knowledge called steps which are arranged in a sequence in such a way that a student can easily learn by himself। बच्चा खुद से सीख सकता है, इसमें टीचर की भी नीड इसमें नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है बच्चा उसमें सब कुछ पहले समझाया जा रहा है, उसके बाद उसमें बच्चा टेस्ट भी दे रहा है, फीडबैक भी उसको मिल रहा है, कहाँ वो गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है। तो काफ़ी जो है इसमें एक तरीके से बच्चे को हेल्प मिलती है। नए सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बच्चा इसमें करता है। एक स्टेप के बाद टीचर उसको फीडबैक देता है हर एक स्टेप के बाद। टेक्स्ट मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स इन सीरीज एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ सीक्वेंस टू द स्टूडेंट्स व्हाइल मेकिंग फ्यूअर मिस्टेक्स। दे आर टॉट न्यू एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड। एंड बच्चा अपनी सेल्फ पेस्ड स्पीड के अकॉर्डिंग इसमें चलेगा। बच्चे जो है सभी अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इसमें चलते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रेजेंट किया नए सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स के सामने ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल स्टेप्स में। स्टूडेंट वर्क थ्रू प्रोग्राम्ड मटेरियल बाय देमसेल्फ एट देयर ओन स्पीड। देयर इज रेगुलर फीडबैक, लर्नर मोटिवेशन डिमिनाइज्ड आफ्टर सम टाइम। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका मोटिवेशन जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि वही सेम पहले एक चैप्टर करो, उसके बाद उसको समझो, उसके बाद उसका टेस्ट दो। तो ये बच्चा जो है इसमें काफ़ी मतलब उसको इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है, मोटिवेशन नहीं रहता, क्योंकि कुछ नया इसमें नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं है। तो ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है टेक्स्ट बुक से भी हो सकता है। टेक्स्ट बुक ऐसे डिज़ाइन की गई हो कि उसमें इस तरह से है कि एक चैप्टर है, उसके बाद उसमें एक्सरसाइजेज है, उसमें टेस्ट देना है बच्चे को, इस तरह से भी हो सकता है। टीचिंग मशीन्स हो सकती है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं। कंप्यूटर्स में आपने उसको प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को जो है आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया है, उसमें बच्चा जो है अपने आप कर रहा है। विद और विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर जो है ये हो सकता है। टीचर की हेल्प आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। The program can be in the form of a printed book or a recorded tape or cassette fed into a machine and are called programmed instruction material। उसके बाद है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ये जो है एक तरीके से डिस्कवरी मेथड ही है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको दिया था।
इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट डिस्कवरर होते हैं, साइंटिस्ट की तरह बच्चे एक्ट करते हैं. टीचर पोजेज अ प्रॉब्लम टू स्टूडेंट्स देन स्टैंड असाइड वाइल दे डिस्कवर द आंसर. इट डेवलप द हैबिट ऑफ इंक्वायरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग. तो इसमें क्या है, टीचर बच्चे को एक प्रॉब्लम दे देता है कि देखो ये जो है ये प्रॉब्लम है. उसके बाद टीचर जो है एक फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, साइड में खड़ा हो जाता है एंड बच्चों को जो है ये चांस देता है कि वो खुद से जो है डिस्कवर करें. तो बच्चों के अंदर एक इंक्वायरी की, एक इन्वेस्टिगेशन की हैबिट जो है इससे आती है. एंड इसमें एम्फसाइज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर, कि बच्चे को एक्सपीरियंस हो, वो खुद से सर्च करके सीखे, खुद से डिस्कवर करके सीखे. तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग इसमें होती है. देयर इज़ नो टीचर हेल्प एंड गाइडेंस इन दिस मेथड. इसमें टीचर से कोई हेल्प नहीं मिलती है बच्चों को खुद ही डिस्कवर करना पड़ता है, खुद ही बच्चों को जो है डिस्कवर करना पड़ता है, कोई गाइडेंस उसको नहीं मिलती है. उसके बाद है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ टेलरिंग लेसन टू मीट ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीड्स एंड स्ट्रेंथ. तो ये जो आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड है ये एक डायनामिक एंड प्रोएक्टिव मेथड है. इसमें जो है टीचर प्लान करता है एंड यूज़ करता है वैरायटी ऑफ वेज टू टीच. मतलब टीचर इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से पढ़ाएगा या एक ही टीचिंग टेक्निक का, एक ही मेथडोलॉजी का यूज़ करेगा. इसमें टीचर डिफरेंट जो है मेथड्स का यूज़ करता है. टीचर सेंटर्ड मेथड्स भी यूज़ करेगा, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स भी यूज़ करेगा, इन दोनों का मिक्सचर भी यूज़ कर सकता है. टीचर जो है ये टीचर के ऊपर है कि वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ करता है एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स. तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में होता है अ सेट ऑफ यूनिक डिसीजंस दैट द एजुकेटर मेक्स टू ब्रिंग लर्निंग विद इन द ग्रास्प ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कि बच्चों को समझ में आए, सभी बच्चों को समझ में आए. तो टीचर इसमें मेथड चेंज करता रहता है, अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ मेथड्स का टीचर इसके अंदर यूज़ करता है. टीचर को लगता है कि ये टॉपिक मुझे लेक्चर मेथड से पढ़ाना चाहिए तो वो लेक्चर मेथड का यूज़ करेगा. टीचर को लगता है डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए, रोल प्ले मेथड का यूज़ करना चाहिए, प्ले वे मेथड का यूज़. तो जो मेथड टीचर को सही लगता है टॉपिक के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से जो है उसके जो चैप्टर पढ़ाने वाला है उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो डिसाइड करता है. All the students have the same learning goal, but the instruction varies based on students' interest, preference, strength and struggle. तो learning goal तो सबका एक है, लेकिन जो instruction है वो अलग अलग है. वो जो है टीचर उनके इंटरेस्ट, उनकी प्रेफरेंस, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है. मल्टीपल अप्रोच जो है टीचर यूज़ करता है टू अकोमोडेट मल्टीपल इंटेलिजेंसीज. ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है. इसमें जो लेसन्स है वो इंगेजिंग होते हैं, स्टूडेंट खुद जो है इंगेज होना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता है, क्योंकि टीचर जो है इसमें मोनोटनी नहीं होती, क्योंकि बच्चों को भी जो है अलग अलग मेथड्स जो है से टीचर पढ़ाता है तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है. Teacher plan and uses a variety of ways to teach, use multiple approach to accommodate multiple intelligency. तो ये जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में होता है. ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट मेथड, क्योंकि इसमें एक ये नहीं है कि यही मेथड यूज़ करना है. तो इट्स अप टू टीचर कि वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, इसमें स्टूडेंट की सेल्फ पेस्ड लर्निंग को, कि स्टूडेंट जो है उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी नीड को इसमें ध्यान में रखा जाएगा. तो इसमें सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि टीचर जो है कई मेथड्स का, वैरायटीज ऑफ मेथड्स का यूज़ करता है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन. पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स लर्नर टेक कंट्रोल ऑफ एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग. तो इसमें क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, PSI भी इसको बोलते हैं. ये एक सेल्फ लर्निंग टेक्निक है, ठीक है. इसमें जो है मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक है ये एक तरीके से. तो स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को कंट्रोल करते हैं, खुद जो है मैनेज करते हैं अपनी लर्निंग को. इट इज़ इंडिविजुअली पेस्ड टेक्निक ऑफ टीचिंग लर्निंग. मतलब हर एक बच्चा जो है अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा. स्टूडेंट सेट देयर ओन लर्निंग गोल, मैनेज देयर लर्निंग एंड कम्युनिकेट विद अदर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. स्टूडेंट जो है खुद अपनी लर्निंग गोल सेट करते हैं, अपनी लर्निंग को मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बाकियों से,
लर्निंग के दौरान। तो इट यूजेज अ फ्यू लेक्चर्स टू स्टिमुलेट एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न। इसके अंदर जो है बहुत ही कम लेक्चर्स या का यूज़ किया जाता है कि बच्चों को स्टिमुलेट किया जाए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। बच्चे खुद ही तो जब सब कुछ कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी इसमें मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ हमें ये सीखना है। वो मास्टरी के लिए लर्निंग करते हैं, मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक है ये। तो इसमें क्या है, PSI इज़ अ सेल्फ लर्निंग टेक्निक विच एम्फसाइज इंस्ट्रक्शंस को इंडिविजुअलाइजेशन करने पर, यानी कि इंडिविजुअल जो नीड है उसको ध्यान में रखा जाता है। हर एक बच्चा जो है, हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी सेल्फ पेस्ड लर्निंग करेगा, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, अपने अकॉर्डिंग पढ़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि उसको कोई सिलेबस कंप्लीट करना है या कोर्स कंप्लीट करना है, इतने टाइम में करना है। वो अपने जो मास्टरी है उसको अचीव करने के लिए पढ़ेगा। देयर इज़ नो क्लासरूम टीचिंग। नॉर्मली यहाँ कोई क्लासरूम ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लासरूम का यहाँ पे यूज़ होता है टेस्ट देने के लिए एंड अपने डाउट्स बच्चा क्लियर करने के लिए क्लास का एक तरीके से यूज़ करता है। सेल्फ लर्निंग बच्चा यहाँ पे करता है। स्टूडेंट यूटिलाइज करता है क्लासरूम को फॉर गिविंग टेस्ट एंड क्लियरिंग डाउट्स ओनली। एंड इसमें जो है एक तरीके से बच्चा खुद ही जो है अपनी लर्निंग के लिए अकाउंटेबल होता है ये। लेकिन सभी जो कोर्सेज है उसके लिए सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग कोर्सेज कंटेंट। जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो गया कोर्स का कंटेंट, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। एंड जो साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन के टाइप की जो लर्निंग है उसके लिए ये जो है अफेक्टिव नहीं है, सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड अगर आप कुछ सीख रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसमें टीचर का इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि PSI में ऐसा नहीं होता है, इसमें टीचर का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है उसके बाद इसके अंदर है इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कंटेंट दैट आर यूजुअली कन्वेड थ्रू रिटन मटेरियल। जो रिटन मटेरियल से कंटेंट दे सकते हो, ऐसा मटेरियल की रिटन मटेरियल है ये दे दिया, बच्चा इसके थ्रू पढ़ता रहेगा, समझेगा, तो उसके लिए ये सूटेबल है। इसके 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या है वो एलिमेंट्स? सबसे पहला है मास्टरी लर्निंग, कि बच्चा जो है क्या करेगा, मास्टरी अचीव करने के लिए इसमें पढ़ेगा कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसमें मास्टरी हासिल करनी है। उसके बाद सेल्फ पेसिंग, कि हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी स्पीड से चलेगा। कोई हो सकता है कि 10वें चैप्टर पे पहुंच गया और कोई बच्चा अभी 2nd ही चैप्टर पे है, तो हर एक बच्चा जो है अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है इसमें पढ़ेगा। स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल पे इसमें स्ट्रेस होता है। रिटन मटेरियल जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, वहीं से जो है वो पढ़ते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोक्टर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से मॉनिटर, जैसे आपने क्लास में मॉनिटर देखे होंगे, जो मॉनिटर सबसे ब्राइट स्टूडेंट होता है, टीचर उसको मॉनिटर बना देता है, तो वही होते हैं एक तरीके से इन्विजिलेटर होते हैं सभी बच्चों में। तो ये जो लोअर लर्नर है जिनकी मतलब समझ उतनी नहीं है, जिनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो उनकी हेल्प करते हैं। द स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मास्टरी ओवर द कोर्स यूनिट्स एंड पिक्ड अप बाय द टीचर एंड ट्रेन्ड फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ प्रोक्टर्स। तो ये क्या है, ये वो स्टूडेंट्स है जो कि ब्राइट स्टूडेंट है, जिन्होंने मास्टरी अचीव कर ली है उस यूनिट्स पे। टीचर ने इनको चूज़ किया है, ट्रेन किया है कि आप जो है बाकी जो बच्चे हैं उनको आप जो है हेल्प करें। इनकी ड्यूटी होती है कि असिस्ट करें, हेल्प करें स्टूडेंट्स को मास्टरी लेवल अटेन करने में। लेक्चर्स डिलीवर, उसके बाद इसमें जो लेक्चर्स है वो डिलीवर किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लेक्चर्स इसमें होते हैं। PSI जो है एक सिस्टम है ऑफ इंस्ट्रक्शन, टोटली पर्सनलाइज्ड है ये एंड इंडिविजुअलाइज्ड है। टोटली पर्सनलाइज्ड है कि हर एक बच्चा जो है अपनी सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर रहा है। हर बच्चा जो है अपने लिए खुद लर्निंग गोल डिसाइड कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, डाउट्स क्लियर कर रहा है, प्रोक्टर्स की हेल्प लेगा है। ऐसे इसमें होता है 1-to-1 इंटरेक्शन जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है। 1-to-1 टीचर जो है बच्चे की प्रॉब्लम सुनेगा, उसको सोल्व करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए कि लेक्चर मेथड में टीचर ने पढ़ा दिया, ऐसा इसमें नहीं होता है। मास्टरी के ऊपर क्योंकि इसके अंदर फोकस है, इंडिविजुअल जो नीड है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो एक तरीके से स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ही है ये। उसके बाद है आपका केस स्टडी मेथड। ये एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है, फैसिलिटेट द एक्सप्लोरेशन ऑफ रियल इश्यूज विद इन अ डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डेटा सोर्सेज। केस स्टडी मेथड जैसे कि टीचर ने कोई केस दे दिया, कोई रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड हो सकता है या हाइपोथेटिकल केस भी हो सकता है, तो स्टूडेंट को टीचर ने वो केस उसके सामने रखा एंड अब स्टूडेंट जो है उसको ऑब्जर्व करेगा, समझेगा उसके बारे में एंड देन अपने ओपिनियन, अपनी जजमेंट जो है वो देगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्चुअल सिचुएशन, फिर उस स्टूडेंट्स जो है वो
वो उस पर अपनी जजमेंट देते हैं। आपने यूपीएससी के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, जो आईएएस वगैरह होते हैं, इनके इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि एक जो है केस से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का होता है कि उनको एक केस दिया जाता है एंड वो जो है उस केस के ऊपर अपने ओपिनियन, अपनी जजमेंट देते हैं। तो केस स्टडी मेथड में भी यही है एक तरीके से कि जो रियल इशू है वो बच्चों को जो है रखा जाता है उनके सामने। इससे उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल का पता चलता है कि वो ऐसे सिचुएशन में होंगे तो कैसे डिसीजन लेंगे, उनका क्या फ़ैसला है, उनकी क्या ओपिनियंस है, पर्सपेक्टिव है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है इसमें रिक्वायर्ड है कि कोई केस स्टडी टीचर ने दे दी कि इस केस को स्टडी करो, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, तो टीचर स्टूडेंट कैसे उसको सॉल्व करेगा, कैसे उस केस को सॉल्व करेगा। तो इसमें ये ऐसे होता है, द इंस्ट्रक्टर गिव्स अ केस डॉक्यूमेंट टू द पार्टिसिपेंट टू स्टडी, एनालाइज एंड डिस्कस। उसके बाद है आपका साइमुलेशन। साइमुलेशन मेथड में क्या है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस लर्न स्किल्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें साइमुलेशन में क्या होता है, आपका जो साइमुलेशन है इसके अंदर स्टूडेंट्स को जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन की जो प्रोवाइड करके, लेकिन ये सिचुएशन जो है ये हाइपोथेटिकल होती है, सेम जो है ये नहीं होती है, मतलब रियल से मिलती जुलती होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नकल होती है। Simulation is a method of instruction that involves creating a realistic environment or scenario that mimics real world situation. This allows students to practice and develop their skills in a safe and controlled setting without the risk of real world consequences. इसमें वैसी ही सिचुएशन कंडीशन क्रिएट की जाती है जो कि रियल में होती है, ताकि ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि समझाया जा सके अच्छे से। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसे ही होती है। अब एक्चुअल में थोड़ी ना किसी ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है उसमें एंड उसको जो है डायरेक्टली ही उसको दे दिया, उसको डायरेक्ट ही एक रियल एरोप्लेन में बैठा दिया कि हाँ अब तो ऐसे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको जो है जो पायलट्स है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको वैसी ही सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है जैसा कि रियल में होता है, ताकि वो ट्रेनिंग ले सके अपनी। तो ट्रेनिंग के बाद जो है उसके बाद भी वो जो है एक असिस्टेंस की तरह देखते हैं। जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तब वो रियलिटी में, रियल में जो है अपने काम पे, अपनी वर्क लाइफ में आते हैं। तो ये जो है इस तरह से होती है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है। इट इंटेल्स हाई इन्वेस्टमेंट, लेकिन हाँ इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, ये एक्सपेंसिव है। हाई इन्वेस्टमेंट जो है इसमें करनी पड़ती है मशीन्स में, क्योंकि वैसी ही सिचुएशन लेके आना जैसी कि रियल में होती है, तो उसके लिए काफ़ी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज साइमुलेशन, यानी कि एक तरीके से वैसी ही जो है नकल करना, वैसी ही सिचुएशन कंडीशन क्रिएट करना जो कि रियल में होती है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। उसके बाद है टीम टीचिंग मेथड, कैन बी डिफाइंड as a group of 2 or more teachers working together to plan, conduct and evaluate the learning activities for the same group of learners। तो इसमें क्या है, टीम टीचिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स जो है वो मिलके प्लान करते हैं, कंडक्ट करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ को सेम ग्रुप ऑफ लर्नर्स के लिए। यानी कि एक टीम है टीचर्स की जिसमें 2 टीचर्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा टीचर्स हो सकते हैं, वो सब मिलके जो है क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सभी मिलके जो है डिसाइड करते हैं कि ये लेसन जो है हमको पढ़ाना है। कई टीचर्स मिलके जो है इसमें एक तरीके से टीचिंग करते हैं, मिलके प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। तो टीचर जो है सभी एक साथ मिलके आएंगे, मिलके पढ़ाएंगे। तो ये टीम टीचिंग में होता है। सिंपली टीम वर्क बिटवीन 2 क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हु टुगेदर मेक प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। स्टूडेंट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स, कि जैसे एक क्लास है उसमें बच्चे बैठे हुए हैं तो उसमें 3-4 टीचर्स आ गए। अब एक टीचर आया, उसने इंट्रोडक्शन दे दिया, हालांकि उन्होंने प्लानिंग वगैरह सब मिलके ही किया है, प्लानिंग सब कुछ उन्होंने मिलके किया है, अब वो एग्जीक्यूट भी मिलके ही कर गए। तो एक टीचर आया, उसने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद दूसरा टीचर आया, उसने ऐसे जो है उसके बारे में बताया कि देखो ये इसके एडवांटेज होते हैं इस टॉपिक में। उसके बाद एक टीचर आया, उसने डिसएडवांटेज बताए, उसके बाद एक ने कंक्लूड किया। ऐसे सब मिलके जो है एक तरीके से पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स से स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। समटाइम्स कोल्ड को टीचिंग भी इसको बोलते हैं, शेयर टीचिंग भी इसको कहा जाता है। मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स, क्योंकि एक टीचर नहीं है तो हर एक टीचर अलग अलग टीचिंग टेक्निक का यूज़ करेगा, तो मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स का भी इसमें यूज़ हो जाता है।
तो इसमें क्या है कि एक तरीके से बेस्ट फैकल्टी जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाती है, ऑप्टिमम यूज़ होता है मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स का, एंड जो टीचिंग क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद है आपका panel discussion. Panel consists small group of 6 to 8 people. A group of experts come together to discuss a specific topic in front of an audience. Discuss usually on socially relevant issue, example climate change. पैनल डिस्कशन क्या होता है, इसमें 6 से 8 लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं, तो वो मिलके जो है किसी सोशल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, एंड जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑडियंस है, वो उनको ऑब्जर्व करती है, उनको देखती है, उनको समझने की कोशिश करती है। तो ब्रिंगिंग एक्सपर्ट टू अ सिंगल फोरम कैन बी डिफ़िकल्ट, लेकिन इतने सारे एक्सपर्ट्स को एक ही सिंगल फोरम पे लेके आना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। एंड ऑडियंस जो है कई बार एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती है। दीज टू आर लिमिटेशन ऑफ दिस पैनल डिस्कशन मेथड। तो ये देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए एक्सपर्ट्स है, यहाँ पे 6 एक्सपर्ट की है, उनकी पैनल है, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं किसी सोशल टॉपिक के ऊपर, सोशल रेलिवेंट टॉपिक को इसमें उठाया जाता है, एंड ये जो है ये स्टूडेंट्स है, ऑडियंस है, ये सभी जो है एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मीन्स टू टीच स्टूडेंट्स यूजिंग कंप्यूटर बाय विच स्टूडेंट्स कैन लर्न इजली। कंप्यूटर आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टू मॉनिटर द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिंपल है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स की हेल्प ले गए हो, कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए। तो कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज एन एड टू टीचिंग, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बेटर कंट्रोल इससे कर पाएंगे। इफेक्टिवली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग, प्रैक्टिसिंग, सिमुलेशन, मॉडलिंग के लिए जो है इसका इफेक्टिव यूज़ हो सकता है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इम्पर्सनल है, कॉस्टली है। तो एक तरीके से कंप्यूटर का यूज़ करना टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए, दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर की सहायता लेना। सो ये थे, हमने आज जितने भी मेथड्स थे वो टीचिंग के कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।